जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द अचीवर 7 न्यू में। साथियों, हम उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा का जो टारगेटेड बैच चला रहे हैं मैथ्स का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा के जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अच्छे से कायदे से तथा कुछ संभावित क्वेश्चन से उन्हें बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन दिया है हमें, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 21,500 की एक धनराशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। RS 42,140 का मिश्र धन कितने वर्ष बाद प्राप्त होगा? देखो ध्यान से। जैसे उसने, आपको पता होगा 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी कि अगर हमारा जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो 5 रहा है तो एक साल में वो जो मूलधन है वो 7 हो जाएगा। 40% यानी कि 5 का 40% 2 होता है, ये कह रहा है इसका मतलब। तो 5 पे अगर हम 2 बढ़ा देंगे तो अमाउंट एक साल में इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एक साल में होगा, 2 साल में वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक में पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 25:49। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि पहली साल की शुरुआत में, ये अगर पहली साल है तो 25 रुपये अगर हमने दिए तो यहाँ पे एक साल ख़त्म हो गई, और यहाँ पे जब दूसरी साल ख़त्म होगी तो उसको 49 रुपये उसके हो जाएंगे। कहने का मतलब इतना है। ठीक है, जब ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से एक बात को समझना मेरी, कि ये जो हमारा रहेगा मूलधन अनुपात मिश्रधन, तो ये हमारा मिलेगा हमें या तो 5:7 में मिलेगा, या 25:49 में मिलेगा, या 125:49:343 मिलेगा। इस तरह से हमें मिलेगा, इस तरह के रेशियो में। ठीक है, तो इसका रेशियो बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये कितना, 21,500 अनुपात दिया है 42,140। ठीक है, अब इन्हें काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, सही बात है। अब देखो, 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, भाग टूटे की बिंदी और 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, भाग टूटे की बिंदी, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें ये दिखाई दे रहा है 7 से कट जाएगा। क्या ये भी 7 से कटेगा? तो ये कितना दिया है, 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा, 7 में से जीरो गया, 7 बचेगा 97। अगर हम इसको जो है, ये वाला पार्ट, ये तो 7 से कट जाएगा लेकिन ये 7 से नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें किसका फैक्टर दिया होगा। तो हमें एक चीज़ तो यहाँ से नज़र आ रही है कि इसमें 5 का फैक्टर है, और 5 का फैक्टर इधर देखो होना भी चाहिए, और इधर 7 का फैक्टर होना भी चाहिए। तो कहने का मतलब इधर 5 का फैक्टर बचने वाला है, इधर 7 का बचने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से या तो इधर से 7 का फैक्टर अलग कर लेता हूँ, या इसमें से मैं 5 का फैक्टर अलग कर लेता हूँ। आसान क्या है इधर से 5 का फैक्टर अलग करना। तो ये 75 दिया है, इसमें मुझे लग रहा है 25 का भाग आराम से दे लेंगे। आप कहोगे हाँ जी, तो 25 चौका 100 होता है, ये बचेगा यहाँ पे 7, और 7 तिया 41, 7 तिया, मैंने क्या बोल दिया, सॉरी, 25 तिया 75, ये हो जाएगा। तो यानी कि 25 का भाग इसमें 43 बार चला गया। तो जब इसका भाग 25 का 43 बार जा रहा है तो इसमें इस बात की पर्याप्त संभावना है कि इसमें भी 43 का एक कॉफिशिएंट दिया रहा होगा। भाग देके देखते हैं। 43 का भाग अगर मैं 210 में दूंगा तो 4 पंजे 20, ठीक है, और 5 दिया 15, यानी कि 5 बार तो नहीं जा रहा, ये 4 बार जाएगा पहले। 4 चौक 16, ठीक है, 160, और 3 चौक 12, यानी कि 172 हो जाएगा यहाँ पे। और मैं 210 में से अगर 172 घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 38, तो ये हो जाएगा 387। तो ये 3 निम 27 और 4 निम 36, ठीक है, 49 टाइम्स चला गया। हो गया हमारा सवाल। तो ये यहाँ पे 43 दिया है और यहाँ पे भी 43 दिया है, 43 से 43 काट देंगे, ये 25:49 आ गया। तो अगर पहली साल में 5:7 हो रहा था, दूसरी साल में 25:49 हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 2 साल। 2 साल में ये हुआ होगा इतना। एक संख्या इतने को एक संख्या को इतने से विभाजित करने पर शेषफल 87 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 63 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? ध्यान से देखो, अगर कोई संख्या ये इस तरह से दी है, n,
प्लस 2। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अगर इस संख्या में अगर मैं एक्स वाई से भाग देता हूँ तो एक्स वाई से भाग देने पे यहाँ पे अगर रिमाइंडर मेरा 2 मिल रहा है, या फिर इस 2 की जगह पर मैं आर लिख ले रहा हूँ, तो यहाँ पर रिमाइंडर अगर आर मिल रहा है, तो अगर इस एन प्लस आर में अगर मैं एक्स या वाई से भाग दूंगा तो रिमाइंडर जो है मुझे या तो आर मिलेगा, या फिर आर में एक्स का भाग दे के जो रिमाइंडर आएगा वो मिलेगा। बात मैंने क्या बोली उसको किसी उदाहरण से समझते हैं। देखो, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पे, मान लो 20, ठीक है, और इसमें मैंने अगर 9 से भाग दिया तो मुझे शेषफल कितना मिल जाएगा? आप कहोगे हमें शेषफल मिल जाएगा 2। ठीक है, अब ये जो 20 है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 18 प्लस 2। आप कहोगे हाँ जी सही बात है, तो 9 से 18 में भाग चला गया। ठीक है, पूरा पूरा 2 में नहीं गया तो 2 रिमाइंडर मिल गया। ठीक है, अब अगर मैं इसी 20 में अगर मैं 3 से भाग दूं, 3 जो कि 9 का एक गुणनखंड है, अगर मैं इससे भाग दूं इसमें तो हमें क्या मिलेगा? देखो, इसको मैं फिर से वैसे ही लिख ले रहा हूँ 18 प्लस 2। तो ये जो भाग पहले जिस हिस्से में, इस 18 वाले हिस्से में 9 से भाग जा रहा था, तो अगर इस हिस्से में 9 से भाग जा रहा है तो 3 तो 9 से छोटा उसका गुणनखंड है, तो 3 से भी भाग जा ही रहा होगा, तो 3 से इसमें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब रिमाइंडर डिसाइड करेगा ये, अब रिमाइंडर कौन डिसाइड करेगा? ये 2। तो इस केस में रिमाइंडर कितना होगा? 2। अगर ये 20 ना होके मान लो 22 होता तो यहाँ पे ये 4 हो जाता और ये रिमाइंडर भी हमारा 4 हो जाता। ठीक है, तो अगर हम इसमें 22 में जो है 3 से भाग देते तो 22 को अगर हम चाहते तो क्या लिख सकते थे? 18 प्लस 4। क्यों? कि हम इस तरह से तोड़ रहे हैं कि संख्या और उसमें इससे भाग दिया तो शेषफल, तो संख्या तो ये फिक्स हो गई 18 और शेषफल ये फिक्स हो गया 4। तो यहाँ पे हमने संख्या मान ली 18, तो देखो 18 में तो 3 से भाग जा रहा होगा। अब शेषफल को कौन डिसाइड करेगा? तो आप कहोगे शेषफल को ये 4 डिसाइड करेगा, तो 4 में मैं 3 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर मिल जाएगा 1। इस तरह से ये होता है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को, तो ये 8379 से अगर किसी संख्या, कोई संख्या x है, ठीक है, उसमें अगर हम 8379 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमें मिल रहा है कितना? 87। ठीक है, तो रिमाइंडर 87 मिल रहा है, तो ये जो x है वो इस तरह से रही होगी n प्लस 87, और इसमें अगर हम 8379 का भाग देंगे तो इस n वाले हिस्से में तो पूरा पूरा भाग जा रहा होगा, ये 87 रिमाइंडर दे रहा होगा। तो ध्यान से देखो, क्या ये जो 8379 है इसमें 63 का भाग जाएगा? 100% जाता है इस प्रकार के सवालों में, लेकिन आप देख ही लो करके, वैसे जा ही रहा होगा, 100% जाता है। 63 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 20, 7, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 189। यहाँ पे 17 में से 9 गए 8 बचेंगे, 9 में से 8 गया 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 189, तो 6 तिया 18, 133। ठीक है, तो 63 का भाग मतलब कहने का ये है इसमें जा रहा है। जब 63 का भाग इसमें जा रहा है, ध्यान से देखो, जब 63 का भाग इसमें जा रहा है, 63 का भाग इस 8379 में जा रहा है, तो 63 का भाग इस n में भी जा रहा होगा। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। तो अब जो रिमाइंडर है वो कौन डिसाइड करेगा? 87। तो 63 का भाग हम 87 में देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? आप कहोगे 24। 24 इस क्वेश्चन का आंसर है। यदि जीपी का प्रथम पद इतना, सारवान पद इतना, 4 पदों का योग, बहुत आसान है। सम ऑफ एन टर्म ऑफ योर जीपी से क्या होता है? ए इंटू सारवान पात 1 से बड़ा है तो कितना हो जाएगा? आर टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। तो ए कितना है? 15 गुणा आर कितना है? कहाँ गया आर? 4। 4 की पावर कितनी है? 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 से ये 5 बार कट जाएगा। आप कहोगे सही बात है, तो ये जाएगा 5, अंदर 4 की पावर 4 माइनस 1, यानी कि 4 की पावर कितनी भी करेंगे कोई सम संख्या आएगी। तो ये देखो 5 और गुणा में विषम संख्या,
चाहो तो इसका स्क्वायर कर लो, 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 में से एक घटाओगे 255 मिल जाएगा। लेकिन क्यों करनी इतनी मगजमारी, जब ये हमें पता है कि 4 पे हम कितनी भी घात लगाएं तो ये सम संख्या मिलेगी, और सम में से एक घटा देंगे तो विषम मिल जाएगी, और 5 का गुणा किसी विषम संख्या से करेंगे तो हमें 5 ही मिलता है। एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 5 है। तो या तो इसका इस तरह से इकाई के अंक से कर लो इसको, या फिर जो है अपना गुणा भाग करके कर लो। 870 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं, ठीक है। तो ये 3 और 7 दोनों से विभाज्य मतलब निकालने के लिए अब वो संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, 7 से भी, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो 21 का भाग अगर हम 870 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 21 चौक 84, बचेगा 3 0 21 एकन 21 41, 41 ऐसी संख्याएं होंगी जो 870 से छोटी होंगी और जिनमें 7 और 3 दोनों से भाग जा रहा होगा। एपी का 17वां पद और पहला पद जो है 5 और 100, ये गलत लिख दिया उसने, ठीक है। किसी समानांतर श्रेणी का 17वां और पहला पद, ये 5 नहीं है इसमें, क्रम से 315 और 251 है, 24 पदों का योगफल पूछा है। अब देखो ये मैंने आपको अगर पहले बताया तो ठीक है, नहीं तो देख लो यहाँ से कहाँ गया ये हमारा, देखना क्या है, सूत्र याद रखना आप। डी बराबर होगा इन दोनों का यानी कि मानों का डिफरेंस, यानी कि 315 माइनस 251 बट्टे 17वां और पहला यानी कि 17 माइनस 1। इस तरह से हम निकालते हैं। इसकी डेरिवेशन क्या है वो आप अपना ध्यान रखना, मतलब कि मैं बता दूंगा, इसमें कोई बहुत बड़ा काम है नहीं, बहुत आसान काम है, ठीक है। तो 315 में से 251 घटाऊंगा तो यहाँ 49 यहाँ पे मिलेंगे हमें और 15 यहाँ पे, यानी कि 54 64 हो जाएगा ऊपर, 64 बट्टे 16 यानी कि डी बराबर मिल जाएगा हमें 4, ठीक है। पूछा क्या है उसने, 24 पदों का योगफल, यानी कि एस एन बराबर होता है क्या, n/2 ब्रैकेट में ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब रख दो, 24 पदों का निकालना है। S24 बराबर होगा n कितना है 24, 24 बट्टे 2 यानी कि 12, और 2a बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे पहला पद दिया है उसका 251, तो 251 का दुगना कितना हो जाएगा 502 प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा 23 गुणा डी कितना है 4। अब देखो 8 8 8 सबका यूनिट डिजिट सेम है, गुणा करना ही पड़ेगा, या फिर वो लगा लो अपना क्या बोलते हैं डिजिटल सम। तो ये क्या हो जाएगा 12 ब्रैकेट में 502 और 4 दूनी 8 4 तिया 12 यानी कि ये हो जाएगा 92। अब 92 इसमें अगर जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 4 और ये 552, ठीक है। ये हो जाएगा 12 पंजे 60, ठीक है, 12 निम्मा 108 और 12 चौक 48, ये तो ये हो जाएगा 8 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 और ये 7128 जो भी है वो सही है जवाब इसका, ठीक है। एक दुकानदार ने इतने में माल बेचा, इस प्रक्रिया में 32% का लाभ कमाया। यदि उसने अपना माल इतने में बेचा होता तो उसका लाभ कितना होता, ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये जो माल है मान लो उसका सीपी जो है वो रहा होगा मान लो 100, तो ये जो माल है मूल्य है तो ये क्या है उसका सेलिंग प्राइस, एसपी बराबर है उसका 27720, ठीक है। और इस पे यहाँ से यहाँ आने के लिए उसने 32% का प्रॉफिट कमाया, यानी कि ये 132% की वैल्यू है 27720, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसका पहले सीपी निकालना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा 27720 डिवाइडेड बाई 132 इंटू 100, ये सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी कैसे निकालते हैं, ये वाली वैल्यू दी है कितने की 132% की, हमें चाहिए कितने की 100% की, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका सीपी निकालेंगे। तो 132 का भाग इसमें दूंगा 13 दूनी 26, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा 264 बार, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, ये 3 बचेगा और ये 132 यानी कि 21 बार भाग चला जाएगा इसमें। तो उसने माल जो है 2100 रुपये में ख़रीद करके और 21,000 में ख़रीद के 23,205 में बेचा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप कहोगे 2,205 का बट्टे 21,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, जीरो हटाएंगे पॉइंट आ जाएगा इधर, ठीक है। थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ इसको मैं, इधर लिख ले रहा हूँ।
तो माल उसने जो बेचा होगा वो बेचा होगा 21,000 का, मतलब खरीदा होगा और बेच दिया उसने 23,205 का, 23,205। तो ये बचेगा 5, 0, 2 और 2। तो उसने जो मुनाफा कमाया वो कमाया 2205 रुपये का। कितने पे? 21,000 रुपये पे। ठीक है, तो अगर मैं 210 का भाग दे दूंगा, देखो बात को समझो, 2100 यानी कि 2205 में, तो आंसर आ जाएगा। तो 210 एकन 210 हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा 5, और ये होता है हमारा, क्या इसमें भाग जाएगा? आप कहोगे नहीं जाएगा, भाग टूटेगी, बिंदी लग जाएगी और यहाँ पे लगा देंगे हम पॉइंट और इसको बढ़ा देंगे 1 0 से, तो ये होगा 21 पंजे 105 0। तो ये हमारा आ जाएगा इसका 10.5 आंसर। कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है, यानी कि कर्नाटक जो है और केरल जो है, इसमें अनुपात कितना हो जाएगा? कर्नाटक का 100% अधिक है, तो अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा उत्पादन। आप कहोगे हाँ जी सही बात है। केरल के आधे सिल्क का आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के रूप में दर्शाइए। ठीक है, केरल का आधा कितना हो जाएगा? 0.5। इसका कितना होगा फिर ये? अरे 25% होगा। क्या निकालना है इसको यार, सॉल्व करने वाली चीज़ है, नहीं आ रहा समझ में, देख लो। ये कह रहा है कि केरल का आधा कितना हो जाएगा? 0.5। ये 2 का कितने परसेंट है? तो ये 2 का 50% होता है 1, और 1 का आधा होता है 0.5, यानी कि 50% का आधा 25%। ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये 450 का 20%, 560 के 40% से x% कम है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो इस सवाल को, कैलकुलेशन का वाला सवाल है। 450 का 20% बराबर है 560 के 40% के, मतलब कि इससे x% कम है। ठीक है, तो x का मान पूछ रहा है वो, यानी कि परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल सकते हैं। अगर एक्चुअल वैल्यू पूछी होती तो रेशियो नहीं निकाल पाते, जब परसेंटेज में पूछा है तो रेशियो निकाल लेंगे। तो 20% से 40% कट जाएगा 2 बार, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? आप कहोगे नहीं कटेगा, ये 45 आ जाएगा और इधर अनुपात में आ जाएगा 56 दूनी 112 ये। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो 45 है इस 112 से कितना परसेंट कम है। अब देखो, तो यहाँ से अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो 12 मुझे इधर ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, और ये 55 मुझे अंदर मिल जाएगा, तो 55 और 12 होता है 67। तो 67/112 मुझे दिया है। तो इसका अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो 100% का गुणा कर दूंगा। अब देखो ध्यान से, एक बात को समझना, अगर ये 67 मुझे 100 दिया होता, इतने का परसेंटेज निकलवा रहा होता, तो 67% आ जाता। लेकिन ये जो हर है ये 100 से बड़ा है, तो जब हर का मान बढ़ता जाता है तो जो भिन्न है उसका मान घटता जाता है। जैसे यहाँ से देखो, अगर मैंने ये 8/4 लिखा तो इसका मान आ जाएगा 2, सॉरी 8/2 लिखा तो इसका मान आ जाएगा 4। अगर मैं इस 2 का मान बढ़ा दूं, 8/4 कर दूं, तो मान कितना आ जाएगा? 2। तो ध्यान से यहाँ से एक पैटर्न पकड़ो आप, हर का मान मैं बढ़ा रहा हूँ, हर का मान में वृद्धि कर रहा हूँ, तो जो संख्या है उसके वास्तविक मान में कमी हो रही है। उल्टा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। तो अब ध्यान से यहाँ से समझो, ये बातें मतलब कि पता चल जाए ना एक बार तो ये बड़ी काम देती हैं। तो अगर यहाँ पे 100 होता तो वैल्यू 67% होती, लेकिन ये जो 100 से ऊपर है तो इसका जो मान है वो 67% से कम आएगा। 67% से क्या आएगा? कम। तो ये ऑप्शन हमारा खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, और ये ऑप्शन भी खत्म। यही ऑप्शन है, यही आंसर है। ठीक है, हो गया। जिन्हें लगता है कि उन्हें गुणा भाग करना है तो कर लो अपने। अब एक दुकानदार ने 10,600 रुपये में एक वस्तु खरीदी, 30% हानि पर बेचा। उस राशि में से उसने एक वस्तु खरीदी और 30% लाभ पर बेचा, तो लाभ या हानि क्या है? ठीक है, अब देखो वो कहना ये चाह रहा है, वो उसको ये रियल वैल्यू अगर नहीं दी होती तो अभी हो जाता। मान लो कोई वस्तु उसने 100 रुपये में खरीदी, ध्यान से सुनना, उसे उसने 30% हानि पर बेच दिया, यानी कि 70 में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि जो पैसा उस पर आया उस पर उसने फिर 30% मुनाफा कमाया। तो
तो 70 का 30% कितना होता है, तो आप कहोगे 70 का 30% होता है 21। 21 इसमें जोड़ दूंगा यानी कि प्लस 30% कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 91। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डील हुई है तो इसमें इसे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है कितना, तो आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक उसे 9 का लॉस हुआ है, कितने पे 100 पे, यानी कि 9% का लॉस हुआ है। सॉरी मैं एक बात गलत बोल दी थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू दी है तो हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए ही होगी, बिना एक्चुअल वैल्यू के हम एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 10,600 का अगर हम 9% निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो निकाल दो। 9 छिंग 54, 9 एकम 9 कहाँ गया, ये वाला आंसर है। अच्छा लाभ होगा कि हानि, लाभ तो होगा ही नहीं, हानि होगी 9% की, तो बस ये ख़त्म, ये वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा इसको या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आपके पास वो होता है, क्या नाम है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट सक्सेसिव डिक्रीमेंट, क्या बोलते हैं, डिक्रीज का वो है, क्या नाम है अपना, जो फार्मूले होते हैं ना, जैसे 10% और 10% का सक्सेसिव इंक्रीमेंट सक्सेसिव डिक्रीज कैसे होता है, तो वो हमें पता होता है एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे 100। इससे भी करते हैं कई लोग, जैसे भी कर लो, मतलब कि हमें रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 10% से कोई संख्या बढ़ रही है और 10% से कोई संख्या घट रही है तो रिजल्ट क्या आता है, -1%। क्यों, क्योंकि हमने ये सब करके देखा। जैसे मान लो कोई संख्या है 100 और उसमें से अगर मैं 10% घटा दूंगा 90 बचेगी, 90 को अगर मैं 10% बढ़ा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 99। तो रिजल्ट में कितना आया, -1%। पहले 10% हमने उसको घटाया, फिर 10% उसको बढ़ाया, तो ये जो 1% आया ये इन दोनों के गुणनफल को बट्टे 100 कर दें अगर हम, तो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहता है। अगला सवाल कह रहा है दिस का अनुपात इसका 3 गुना है। ठीक है, तो ये 3:4 है। अच्छा 2x प्लस 3 अनुपात 5x प्लस 4 का 3 गुना अनुपात 3:4 है, तो x का वर्ग पूछा है। ये कह रहा है 2x प्लस 3 बट्टे 5x प्लस 4 का 3 गुना अनुपात 3:4 है। वैसे ये ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 4 इक्वस टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू मिल गई क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये हमने अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, ये हमें मिल गई इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या मिल गई। अपरिमेय संख्या क्या है, इसमें कोई आंसर है नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन जो है उनने गलत ही दे दिया था, अब पता नहीं कैसे किया है। तो इसको उनने कैसे सॉल्व किया है, उनने क्या सोचा है, उसने उनने ये सोचा है कि इस पे 3 की घात लगा दें, जबकि ये उल्टा है, होना इधर चाहिए घात। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 4 इक्वस टू 27 डिवाइडेड बाई 64। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, कर ही लोगे इसको सॉल्व, अब मैं क्या करूं। ठीक है, कर ही लो। तो ये 64 दूनी कितना हो जाएगा, 128x प्लस 6 18 और 4 12 192 इक्वस टू हो जाएगा 27 पंजे कितना होगा, 5 दूनी 10 7 पंजे 35, यानी कि 135x प्लस हो जाएगा 4 7 28 और 4 दूनी 8 108। ये अब 128 135, ये देखो 128x है, ये 135x है, इसे 128x को इधर लाएंगे डिफरेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x इक्वस टू 108 और 192 का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहोगे ये मिल जाएगा हमें 184। ठीक है, तो 7 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, माफ़ करना, ये 184 नहीं सिर्फ 84 होगा ना। तो 7 से इसको काटेंगे 84 को, कितना मिल जाएगा, x बराबर 12 और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 22,350 पर 32% साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों के लिए प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करो। ठीक है, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है सवाल में। अब 32% जो है साधारण ब्याज दी है और 12 वर्षों का पूछा है, तो 12 साल में नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना आ जाएगा, आप कहोगे 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, यानी कि 384, 384% नेट इंक्रीमेंट आएगा। तो ब्याज जो है ये ब्याज हो गई, ये क्या है, ब्याज मूलधन का 384% है। अब ध्यान से एक बात समझना मेरी, कि मिश्र धन उसने पूछा है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। आप कहोगे हाँ जी सही बात है।
तो मिश्रधन अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन अपने आप का 100% होगा प्लस ब्याज कितनी होगी 384%, तो इन्हें मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 484%। तो अब ये जो संख्या मुझे दी है 22,350, इसका अगर मैं 484% निकालूं तो जो मान मुझे मिलेगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वो जो है हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखो 22,350 का 484% यानी 4.84 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन हमें साफ नज़र आ रही है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, डिजिटल सम लगाएंगे खेल ख़त्म करेंगे, इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 कट गया, 2 में से 1 कट गया, यहाँ मिलेगा हमें 3 गुणा 8 कट गया, यहाँ से 1 कट गया, कितना बचेगा 3 और 4 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा। और 21 में से अगर मैं 9 को काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 3 21, तो यहाँ पे जो डिजिटल सम मिलेगा हमें वो मिलेगा 3। ऑप्शन में जहाँ पे भी हमें डिजिटल सम 3 मिल जाएगा वही आंसर है। देखो तो ये ध्यान से सुनना, 8 और 1 9 कट गया, आप कहोगे सही है, 7 और 1 8, और ये 4 में से 1 इधर चला जाएगा 9 बना देगा, तो यहाँ पर मिलेगा डिजिटल सम 3। यहाँ पर देखो 7 और 2 9 कट गया, 7 और 4 11, 9 और 2 11 होते हैं, यहाँ पर डिजिटल सम मिलेगा 2। 9 कट गया, 7 और 1 8 और 1 9 कट गया, डिजिटल सम मिला 4। ये हो जाएगा हमारा 7 और 1 8 और 1 9 कट गया, 6 और 4 10, डिजिटल सम मिला 1। पहले ऑप्शन में हमें डिजिटल सम 1 मिल रहा है, यही आंसर है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिजली के खंभे को 55 सेकंड, खंभे 55 को क्या है ये, अच्छा ये गलत हो गया है, ठीक है माफ़ करना, 25 सेकंड में पार करती है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, तो चाल कितनी दी है, तो आप कहोगे 72 जो है किलोमीटर प्रति घंटे दी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। और देखो समय दिया है उसने सेकंड में और वो दिया है मीटर में, तो इस जो है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो आप कहोगे इसमें 5/18 का गुणा कर दो तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है, और गुणा हो जाएगा 25 सेकंड का। ठीक है, तो ये 18 चौक 72 हो जाएगा, 25 चौका 100, 500 मीटर हो जाएगी उसकी लंबाई। ठीक है, अगला देखो, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण, ये 55 फिर गलत लिख दिया है, 86 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना इस बात को, अगर ये भुजा ए है और वर्ग है तो ये भुजा भी ए होगी, तो इनका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे इनका विकर्ण हो जाएगा √2a, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर मैं इसका गुणा करूं, ध्यान से सुनना, √2a गुणा √2a में करूं तो क्या आ जाएगा, 2a² आ जाएगा। और अगर मैं इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं तो वर्ग का क्षेत्रफल मुझे कितना मिलेगा, आप कहोगे a², तो ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी दोगुनी है a² की। तो अगर मैं, और ये जो मान है ये वाला मान, ये क्या है, विकर्णों का गुणनफल है। तो जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2। तो विकर्ण कितना दिया है, √2a, या सॉरी यहाँ पे वैल्यू दी है इस सवाल में, कितनी दी है 86, तो आंसर आ जाएगा 86 × 86 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 चौका 8, 2 तिया 6 और 3 6 18, 8 जिसके आंसर में आ रहा होगा वही है, 8 जिसका यूनिट डिजिट होगा वही आंसर होगा। अगला देखो, 23 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू ये दी है, तो रेडियस दी है उसने 23, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। ठीक है, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 23 इंटू 23। ठीक है, अब इतनी लंबी कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि अगर हम यूनिट डिजिट लगाएंगे इसमें तो क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो
तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी कि 6 हो जाएगा, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 छिंग 54। यूनिट डिजिट 4 जहाँ पे भी मिल रहा होगा, अब 2 जगह मिल रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 डिजिट निकाल लेंगे, एक यूनिट डिजिट और एक 10th प्लेस का डिजिट। ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से सुनना। तो ये मैं अगर इसमें 4 का गुणा करूंगा तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, 4 एकन 4 और 1 5, ये 2 डिजिट मिल जाएंगे। और यहाँ से अगर मैं गुणा करूंगा तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 और 6 12, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 56 में 29 का गुणा करूंगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 निम, सॉरी ये 6 है, तो ये हो जाएगा 6 निम 54 के 4, ठीक है, और हासिल 5 हो जाएगा। और ये 6 दूनी 12, 5 17, और 5 निम 45, और 17 कितना होगा, 45 52 62, यानी कि 24 जहाँ मिल रहा होगा एंड में वही आंसर है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 12 लोगों में से 5 लोगों की एक टीम कितने प्रकार से चुनी जाएगी, उनमें एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा चुना जाएगा और एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा रह जाएगा। ठीक है, तो 12 टोटल लोग हैं, इसमें से 5 लोग चुने जाने हैं, तो 12 में से कह रहा है एक हमेशा टीम में रहेगा, तो एक हमेशा टीम में रहेगा, उसको निकाल दो। तो अभी कितने बचे, 11, और एक टीम में हो गया तो कितने हो गए, 4। तो अब हमें 4 सिलेक्ट करने, कितने में से, 11 में से, लेकिन कह रहा है एक हमेशा चुना जाएगा और एक हमेशा छोड़ा जाएगा, तो जो हमेशा छोड़ा जाएगा उसको निकाल दो। तो अब कितने बचे, 10, तो 10 में से हमें 4 सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब अगर परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन, ये वाली बात हमें पता करनी है। तो परम्यूटेशन जब लगता है जब हमारा क्रम जो है महत्वपूर्ण होता है, और कॉम्बिनेशन तब लगता है जब क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम का कोई महत्व है नहीं, टीम अगर ए भी है तो भी टीम है, यानी कि रोहित विराट की टीम है तो भी वही टीम है, और विराट रोहित की टीम कहें तो भी वही टीम है। तो क्रम का महत्व नहीं है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ना लग के, वो सॉरी परम्यूटेशन ना लग के क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। तो ये लगा दो 10C4, इसे मैं खोलूंगा तो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 - 4 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा कहाँ गया, 7 गुणा 6 फैक्टोरियल बट्टे 6 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल को खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये 4 से कट जाएगा हमारा 8 2 बार, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और इस 3 से कटेगा ये 9 3 बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 या 21 गुणा 10, यानी कि 210 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, 3 संख्याएं कह रहा है 3 संख्याएं ए बी सी का योग 10 दिया है, ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक हैं, उनका अधिकतम गुणनफल क्या हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को करने में ना जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये लगता है कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आप लगाओगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इसका एक दूसरा वो होता है शॉर्टकट, वो क्या होता है कि अगर हमें, ध्यान से सुनना, मान गुणनफल में मान अधिकतम निकालना है तो इन संख्याओं को लगभग बराबर के आसपास बांटना पड़ेगा। तो 10 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 3 × 3 × 4 में। अगर मैं इसे और किसी उसमें तोड़ूंगा, देखो 10 को हम क्या तोड़ेंगे, 9 को 3 में तोड़ेंगे, 3 + 3 + 3 में, है ना। तो ये बराबर बराबर टूट गया। अगर अब दूसरी हमारी संख्या 9 तो है नहीं, 10 है, तो एक संख्या को थोड़ी बड़ी कर लो, 4 कर लो। तो अगर हम इन्हें लगभग बराबर बराबर हिस्से में तोड़ लेते हैं तो हमारा जो मान है वो मैक्सिमम आता है। अब इनका गुणा कर लो, क्यों, हमसे ए बी सी का गुणनफल पूछा है ना, अधिकतम गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 4, तो 3 × 3 = 9 × 36 आंसर। 7 पुरुषों और 5 महिलाओं में से
अगला सवाल कह रहा है राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिन में कर सकता है, तो श्याम अकेले कितने दिन में करेगा। देखो, राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर सकते हैं और राम अकेला उसे 14 दिन में कर सकता है, तो ये उनके करने का समय आ गया। इनकी जो टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा एलसीएम। अगर इनके लिए लगा समय अगर हम यहाँ से निकालें, सॉरी क्षमता इनकी निकालें हम यहाँ से, तो क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा 56 में 7 बार और 14 का भाग जाएगा 56 में 4 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछा किसने, उसका श्याम का, तो राम और श्याम दोनों की क्षमता 7 है और राम की क्षमता 4 है, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे तो श्याम की क्षमता आ जाएगी 3, तो 3 का भाग अगर हम 56 में दे देंगे तो ये आ जाएगा 18 3 54 और 2 56, ये वाला आंसर आ जाएगा। एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है, यदि प्राप्त ब्याज इतना है तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, 2 वर्ष के लिए उसको संयोजित किया जा रहा है और कितने पे, 20% पे, तो 20% की 2 क्रमागत अगर हम वृद्धि निकालेंगे तो रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा 44%। 20 + 20 + 20 गुना 20 ऐसे निकालते हो आप लोग, ध्यान में होगा ही। तो 20 का 2 साल का लगातार हम वृद्धि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 44%। तो 44% की वैल्यू ये दी है, 100% की पूछी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से, तो 44% की वैल्यू है हमारे पास 2508 और हमसे पूछी है 100% की। तो अगर मैं 44 का भाग इसमें दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 220, इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये मिल जाएगा 308। ठीक है, तो ये 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 8, 57 बार चला जाएगा भाग, तो आंसर आ जाएगा 5700, ये ऑप्शन आंसर है। अगला देखो, एक दुकानदार 2 बैग को 5500 में बेचता है, एक पर उसे 21% का लाभ मिलता है और दूसरे पर उसे 21% की हानि होती है, पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या होगा। ठीक है, चलो अब ये यहाँ से आगे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए यहीं तक, बाय, थैंक यू, जय हिंद।